Hello students, I hope you all are doing fine and must be busy with your prelims preparations. एंड अभी प्रीलिम्स के लिए टाइम भी कम बचा, जस्ट 4 मंथ्स का टाइम बचा हुआ है। तो इस 4 मंथ्स में एज एन एस्पिरेंट आपका यही मोटिव रहता है कि कैसे पूरा का पूरा जो जीएस सिलेबस है हमें कॉम्पैक्ट रूप में मिल जाए, सो दैट यू कैन हैव मल्टीपल रिविजन्स बिफोर योर एग्जाम। ठीक है, सो टू हेल्प यू इन दैट वी आर हेयर विद द प्रीलिम्स क्रैश कोर्स 2023 एंड आई एम हेयर टू डिस्कस विद यू द हिस्ट्री। ठीक है, हिस्ट्री में अब ये सेशन स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सिलेबस में देख लेते हैं कि हमारे पास यूपीएससी सिलेबस में क्या दिया गया है फ्रॉम द प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव। ठीक है, सो प्रीलिम्स के लिए हमें क्या कवर करना है, हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड द इंडियन नेशनल मूवमेंट। सो हिस्ट्री ऑफ इंडिया में हम क्या कवर करेंगे, एंशिएंट, मिडाइवल एंड द मॉडर्न वन। देन इंडियन नेशनल मूवमेंट तो हम मॉडर्न हिस्ट्री में हमारा कवर हो जाएगा, अच्छे से थोरली कवर करेंगे। और करंट अफेयर्स के साथ हम ये कवर करेंगे जो भी चीज़ें हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से, जो भी प्लेसेस है, जैसे हड़प्पा सिविलाइजेशन में कुछ साइट्स है जो न्यूज़ में था, धोलावीरा, राखी गरी, वो न्यूज़ में था। ठीक है, उसको हम थोरली कवर करेंगे कि अगर उनके रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो यू कैन अटेम्प्ट दैट क्वेश्चन विद 100% एक्यूरेसी। ठीक है, वहाँ पर आप गलत नहीं करोगे अगर आप ये जो सेशंस है अच्छे से ध्यान से देखते हो, चीज़ें रिवाइज करते हो। ठीक है, और दूसरा चीज़ है कि यहाँ पर हमारा जो अप्रोच है वो भी ऐसे ही रहेगा कि हम जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उसको तो याद रखना ही है, साथ ही साथ जो बेसिक फैक्ट्स है उनके साथ साथ जो उनका जो बेसिक बैकग्राउंड क्या है, ठीक है, हम उनका रेलेवेंस क्या है, हमें उनको क्यों याद रखना है, वो सब चीज़ें भी डिस्कशन में ही देखेंगे। ठीक है, जस्ट आपको यहाँ पर ऐसे नहीं है कि कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मैं बता दूं कि हाँ इंडस वैली सिविलाइजेशन में ये साइट्स है, यहाँ पर मिला है, आपको ये मगअप करना है। नहीं, ऐसे बिल्कुल नहीं है। जो भी साइट्स है वहाँ पर उनका रेलेवेंस क्या है, ठीक है, अगर वो न्यूज़ में है तो वो न्यूज़ में क्यों है, ठीक है, और वहाँ पर जो भी हमें आर्टिफैक्ट्स मिला है, जो रिमेन्स मिला है, वो कौन कौन सा मिला है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम मतलब 360 डिग्री एनालाइज करके यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, आपका कुछ भी किसी भी पर्सपेक्टिव से छूटेगा नहीं अगर आप ये सेशन थॉरली देख लेते हो। ठीक है, और चीज़ें रिवाइज भी करते रहते हो विद द टाइम। ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट आवर सेशन। ठीक है, सो हम यहाँ पर इस सेशन में क्या डिस्कस करेंगे प्री हिस्टोरिक पीरियड। तो प्री हिस्टोरिक पीरियड को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा बेसिक ब्रीफ कर देती हूँ मैं आपको कि यहाँ पर इससे पहले जो हिस्टोरिकल फेसेस है वो क्या है और उनके बारे में हम क्यों पढ़ते हैं। ठीक है, सो हिस्टोरिक फेसेस में हम 3 फेसेस कवर करते हैं। एक तो प्री हिस्टोरिक फेज जो आपने देख ही लिया अभी। ठीक है, तो ये क्या है और हाउ इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द हिस्ट्री, ये भी देखेंगे। देन प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड और फेज, देन हिस्टोरिक फेज और हिस्ट्री। सब इन तीनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि जो प्री हिस्टोरिक पीरियड है वहाँ पर हमारे पास रिटन रिकॉर्ड्स नहीं है। यहाँ पर भी आप देख सकते हो, प्री हिस्ट्री इज बिफोर हिस्ट्री व्हेन नो रिटन रिकॉर्ड्स आर अवेलेबल। सो जब यहाँ पर हमारे पास रिटन रिकॉर्ड्स ही नहीं है तो आप बोलोगे कि फिर जो इतना सारा पढ़ाओगे, पूरा का पूरा लेक्चर बोल रहे हो कि प्री हिस्टोरिक पीरियड में पढ़ाओगे, तो फिर वो इन्फॉर्मेशन कहाँ से आया। ठीक है, तो वो इन्फॉर्मेशन हमें कहाँ से आया, वो इन्फॉर्मेशन हमें आता है आर्कियोलॉजिकल रिमेन से। ठीक है, जो भी हमारा एक्सकवेशंस हुआ है साइट्स पे, प्री हिस्टोरिक साइट्स पे, वहाँ पर जो भी चीज़ें हमें मिला है, फॉर एग्जांपल स्टोन टूल्स, पोट्री, आर्टिफैक्ट्स, मेटल इम्प्लीमेंट, उनको स्टडी करने के बाद जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास है और उन इन्फॉर्मेशन को यहाँ पर हम प्री हिस्टोरिक पीरियड में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा प्री हिस्टोरिक पीरियड। और जो भी ये सारी जो चीज़ें हैं, आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स जो मैंने अभी आपको बताया, ये सब चीज़ें ये हेल्प करता है हमारे अंडरस्टैंड करने में द लाइफ एंड कल्चर ऑफ दैट फेज ऑफ पीपल। जैसे हम प्री हिस्टोरिक पीरियड को आगे डिवाइड भी करेंगे, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक एंड न्यूलिथिक में, कैसे वहाँ पर जो हमें स्टोन टूल्स मिला है, वो स्टोन टूल्स अगर हमें पैलियोलिथिक पीरियड में मिला है तो वो स्टोन टूल का शेप से हमें क्या पता चलता है, अगर वो वही मेसोलिथिक में है तो वहाँ पर हमें क्या इन्फॉर्मेशन पता चलता है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमने जाना कि प्री हिस्टोरिक पीरियड क्या है। यहाँ पर कोई भी हमारे पास रिटन रिकॉर्ड्स नहीं है, दैट मीन्स वहाँ पर कोई भी स्क्रिप्ट और लैंग्वेज का हमें मतलब एविडेंस नहीं मिला है। ठीक है, देन प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड, यहाँ पर लैंग्वेज और स्क्रिप्ट तो डेवलप हुआ है बट वी आर अनएबल टू डिसाइफर दैट। ठीक है, हम उसको डीकोड नहीं कर पाए हैं। ठीक है, जैसे हड़प्पा सिविलाइजेशन का एग्जांपल, यहाँ पर बेस्ट एग्जांपल है, हड़प्पा सिविलाइजेशन में हमें सील्स मिला है,
ठीक है, वहाँ पर कुछ अल्फ़ाबेट्स भी लिखा होता है, वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। बट वहाँ पर हमें वो जो अल्फ़ाबेट्स हैं हम उसको डिसाइफर नहीं कर पा रहे हैं कि वो अल्फ़ाबेट्स क्या है और हमें क्या इन्फॉर्मेशन रिवील कर रहे हैं। ठीक है, तो एक वो बाउंडेशन है यहाँ पर प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड में कि लैंग्वेज और स्क्रिप्ट तो है बट वी आर अनएबल टू डिसाइफर दैट, डिकोड दैट। ठीक है, एंड द हिस्टोरिक पीरियड तो यहाँ पर हमारे पास रिटर्न रिकॉर्ड्स भर कर है, इंस्क्रिप्शंस है, मैन्यूस्क्रिप्ट्स है, पोएम्स है, प्लेज है, एपिक्स है। ठीक है, उनसे हमें काफ़ी ज़्यादा साउंड इन्फॉर्मेशन ये इस हिस्टोरिक पीरियड के बारे में देखने को मिलता है। ठीक है, सो दिस स्लाइड में हमने देखा कि प्री हिस्टोरिक पीरियड क्या है और अदर फेसेस जो हमने हिस्टोरिक फेसेस देखा, प्रोटो हिस्टोरिक फेसेस एंड द हिस्टोरिक फेसेस क्या है। तो अभी प्री हिस्टोरिक पीरियड की ही बारे में डिस्कस कर रहे हैं, तो यहाँ पर देख लेते हैं द वेरियस डिवीजन और द क्लासिफिकेशन इन द प्री हिस्टोरिक पीरियड। अब इसको हमने 3 फेसेस में डिवाइड किया है, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक एंड द नियोलिथिक। पैलियोलिथिक में भी आगे 3 डिविजन्स है, वहाँ पर रीज़न क्या है 3 डिवीज़न का वो भी बता देती हूँ मैं आपको। यहाँ पर जो पीरियड है पूरा आप देखेंगे 2.5 मिलियन ईयर्स अगो से लेकर, अगर पूरा ये फेज को देखें तो 10,000 BCE मतलब बिफोर कॉमन ईरा। ठीक है, तो इतना है, तो यहाँ पर टाइम स्पेन जो है बहुत ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, तो इट्स वेरी चैलेंजिंग फॉर द आर्कियोलॉजिस्ट, ठीक है, उनके लिए स्टडी करना। तो उन्होंने अपना कन्वीनियंस के लिए कि अच्छे से हम स्टडी कर पाएँ, तो पैलियोलिथिक एज को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। लोअर पैलियोलिथिक पीरियड जो कहाँ से कहाँ तक है, 2.5 मिलियन ईयर से 2 लाख BCE। ठीक है, देन मिडिल पैलियोलिथिक पीरियड जो कहाँ से है, 2 लाख से लेकर 40,000 BCE। देन अपर पैलियोलिथिक पीरियड 40,000 to 10,000 BCE। ऐसे ही मेसोलिथिक पीरियड 10,000 to 4,000 BCE। देन नियोलिथिक फेज 4,000 to 2,000 BCE। ऐसे ही इसके बाद यहाँ पर आ जाएगा आपका चालकोलिथिक पीरियड। ठीक है, अब चालकोलिथिक पीरियड क्या है, चालकोलिथिक पीरियड मतलब कॉपर प्लस स्टोन। यहाँ पर जो ये 3 फेजेस है ना, यहाँ पर हमारा जो मेन जो आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स है वो होगा स्टोन टूल्स। उसी के बेसिस पे हम देखेंगे कि वहाँ पर लाइफस्टाइल कैसा है, ठीक है, वहाँ पर कल्चर कैसा है, सोसाइटी कैसी है, जो भी हमारा इन्फॉर्मेशन जो बेस्ड है मेजरली यहाँ पर स्टोन टूल्स की स्टडी पर ही बेस्ड है। ठीक है, बट यहाँ पर जब चालकोलिथिक पीरियड स्टार्ट होता है तो मेटल जो है कॉपर का यहाँ पर हमें देखने को मिलता है, उसका जो मेटल्स के आर्टिफैक्ट्स है उससे भी हम काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हमें मिलता है, तो वो आगे हम डिस्कस भी करेंगे। तो चालकोलिथिक के बाद ही हमारा यहाँ पर ब्रॉन्ज एज आ जाएगा। ठीक है, ब्रॉन्ज एज तो अभी देखने में सुनने में पता चल गया आपको कि यहाँ पर ब्रॉन्ज का काफ़ी यूज़ किया होगा। तो यहाँ से हमारा मेटल पीरियड स्टार्ट हो जाता है, तो उसके बाद हमारा आयरन एज स्टार्ट होता है। ठीक है, तो ऐसे एक क्रोनोलॉजी चलते आता है। ठीक है, पैलियोलिथिक एज, मेसोलिथिक एज, नियोलिथिक एज, चालकोलिथिक, ब्रॉन्ज एज एंड द आयरन एज। और यहाँ पर चालकोलिथिक और जो ब्रॉन्ज एज है यहाँ पर ही हम अपना जो है हड़प्पा सिविलाइजेशन और इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में स्टडी करेंगे। और जो आयरन एज है यहाँ पर हम वैदिक पीरियड को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर एक चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हमें देखने को क्या मिला है कि जो आयरन है इन तीनों फेजेस में और यहाँ पर 2 फेजेस में, दैट इज इंडस वैली सिविलाइजेशन तक आयरन एज का नामो निशान नहीं है, कुछ भी मेंशन नहीं है, कुछ भी आर्टिफैक्ट्स, कुछ भी इम्प्लीमेंट्स हमें नहीं मिला है। वो कहाँ से मिला है, वैदिक पीरियड से। ठीक है, तो ये चीज़ क्लियर हो गया। अब जो हम यहाँ पर क्लासिफिकेशन किया है एक्सक्यूज मी, जहाँ पर क्लासिफिकेशन किया है हमने बोला है कि 2.5 मिलियन ईयर्स अगो 10,000 मिलियन ये वाला पीरियड है, इस पीरियड टाइम पीरियड में ये वाला पीरियड, ये हमें कैसे पता चला। ठीक है, तो ऐसे तो नहीं है कि कुछ आर्टिफैक्ट्स हमें मिले, कुछ टूल्स मिल गया हमें, स्टोन टूल्स मिले, ये हमने बोला कि ये पैलियोलिथिक का है, कुछ टूल्स मिला हमने बोल दिया मेसोलिथिक का है, और कुछ टूल मिला हमने बोला नियोलिथिक का है। नहीं, ऐसे नहीं है। अब वहाँ पर साइंटिफिक मेथड्स को इम्प्लीमेंट किया गया है, उन साइंटिफिक मेथड्स की हेल्प से ही यहाँ पर जो है डिवाइड किया गया है प्री हिस्टोरिक पीरियड को। ठीक है, सो अब वो मेथड्स देख लेते हैं कौन कौन से हैं। रेडियो कार्बन डेटिंग मेथड, ठीक है, डेंड्रोक्रोनोलॉजी। अब
रेडियो कार्बन डेटिंग मेथड क्या है, इनका ज़्यादा टेक्निकलिटी में हमें जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट भी ये नहीं है हमारे एग्जाम परस्पेक्टिव से। तो यहाँ पर मैंने इसलिए ऐड किया है कि जब आप ये क्लासिफिकेशन देखो तो माइंड में ये भी क्वेश्चन आ सकता है ना कि ये मतलब किस बेसिस के ऊपर हमने क्लासीफाई किया है टाइम पीरियड, ठीक है। अगर कुछ हमें आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स मिलता है तो हमें कैसे पता चलता है कि ये मेसोलिथिक का है, पैलोलिथिक का है, नियोलिथिक है, या हड़प्पा सिविलाइजेशन का है, कैसे पता चलता है, ठीक है। तो आपका वो जो एक डाउट, जो आपका फ्रेंड सा डाउट आपका माइंड में नहीं रहना चाहिए, वो भी उसको भी क्लैरिटी के साथ रिजॉल्व करने के लिए यहाँ पर मैंने ये चीज़ें ऐड किया है, ठीक है। तो अब थोड़ा सा बेसिक सी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर चाहिए हमें कि ये रेडियो कार्बन डेटिंग क्या है और डेंड्रोक्रोनोलॉजी क्या है, थोड़ा सा जान लेते हैं इसके बारे में। अब रेडियो कार्बन डेटिंग, यहाँ पर कार्बन से ही यहाँ पर पता चल गया होगा आपको, ठीक है, कि कुछ कार्बन के ऊपर टेस्ट करते हुए कार्बन की क्वांटिटी देखते हैं हम कि कितनी है उस रिमेन्स के, उसके हिसाब से हम देख लेते हैं कि कौन से पीरियड को बिलोंग करता होगा पर्टिकुलर रिमेन। तो यहाँ पर जैसे दिया भी गया है कि इट इज बेस्ड ऑन द मेजरिंग ऑफ द लॉस ऑफ कार्बन इन द ऑर्गेनिक मटीरियल ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। अब ये कार्बन का क्या कंसेप्ट है, कैसे जाता है, ये थोड़ा सा साइंटिफिक हो जाता है, ठीक है। फिर भी थोड़ा सा आपको एक ओवरव्यू दे देते हैं, क्योंकि ऐसे मतलब चीज़ें को लूज एंडेडली छोड़ना भी सही नहीं है, ठीक है। तो थोड़ा सा अगर 2 मिनट लग भी जाएगा एक्स्ट्रा तो आपको एक क्रिस्टल क्लियर क्लैरिटी तो हो जाएगी कि हाँ हमने अच्छे से पढ़ लिया है ये, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, कार्बन डेटिंग में क्या है कि जब आप प्लांट्स को तो देखा ही होगा, ठीक है, प्लांट्स के बारे में आपने फोटोसिंथेसिस के बारे में भी सुना है, आपको उसका पूरा मैकेनिज्म भी पता है, ठीक है। फोटोसिंथेसिस के बाद जब वो कार्बन है जो उसके प्लांट्स में, उसका स्टेम्स में, जो लीव में डिपॉजिट होता है, तो जब वो आपको स्टेम हो गया, जो उसका फ्रूट हो गया, जो उसका लीव्स हो गया, जो एनिमल्स है वो खाते हैं, जो ह्यूमंस है उस टाइम पे वो खाते हैं, ठीक है। खाने के बाद जो उनका कार्बन है, जो प्लांट्स में कार्बन है, वो एनिमल्स और ह्यूमंस में डिपॉजिट हो जाता है उनके रिमेन्स में, ठीक है। उनका जो बोन्स हो गया, ठीक है, स्कल हो गया, उनमें डिपॉजिट हो जाता है। तो उनका डेथ के बाद, एनिमल और ह्यूमन का डेथ के बाद जो उनका जो रिमेन्स है वो अर्थ में वो मतलब उसको दबा देते हैं। दबाने के बाद जब कभी एक्सकैवेट करेंगे वो साइड, वहाँ से वो चीज़ें हमें रिमेन्स मिलेगा, ठीक है। उनको स्टडी करने के बाद देखा जाएगा कि उसमें कार्बन का क्वांटिटी कितना है, ठीक है। तो वहाँ पर जितना कम क्वांटिटी होगा उसका, उससे ज़्यादा, उसी के हिसाब से हम वहाँ पर उसका एज भी निकाल सकते हैं। यहाँ पर भी आप देखोगे एट द डेथ 100% कार्बन रहा होगा, ठीक है। जब मतलब डेथ हुआ ही है और उसको दफना दिया है, वहाँ पर एनिमल है जो कोई ह्यूमन है। तो विद द टाइम जो है, जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाता है वो कार्बन जो है कम होता जाता है। देखो अब यहाँ पर 5000 साल में देखो तो कार्बन 50% रह गया है, ठीक है। फिर 11000 साल पहले का रेफरेंस देखो तो 25% रह गया है। देन 17000 साल के बाद देखेंगे तो 12.5% रह गया है, ठीक है। तो इसी कार्बन C14 को मेजर करने के बाद वो जो रिमेन्स है उससे हम असेस कर सकते हैं कि जो हमें पर्टिकुलर रिमेन मिला है उसका एज कितना होगा, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा रेडियो कार्बन डेटिंग, ठीक है। अब उसके बाद डेंड्रोक्रोनोलॉजी, ये तो बहुत आसान है, आपने बचपन से ही नोटिस किया होगा ट्रीज, ठीक है। कुछ ट्रीज आप देखते हो उनका स्टेम जो है बहुत मोटा होता है, तो आप देख कर ही बोल देते हो अरे ये तो बहुत पुराना ट्री है, ठीक है, काफ़ी सालों से लगा हुआ है। तो आप एज ए मतलब बच्चा होकर ही मतलब अपना चाइल्डहुड में भी उसको देखकर बता सकते हो कि ये तो काफ़ी पुराना है। तो ऐसे ही जो हमारे जो टेक्नीशियंस है जो स्पेसिफिक है, इसमें स्पेसिफिकली इसी चीज़ का स्टडी करते हैं, वो क्या करते हैं कि वो वहाँ पर जो ट्री रिंग्स है उनको स्टडी करते हैं, ठीक है। ट्री रिंग्स को स्टडी करके उसका एज निकालते हैं, ठीक है। तो जब एज निकालते हैं तो पता चल जाता है कि हाँ इतना टाइम पीरियड से ये ट्री है और वहाँ पर स्पेसिफिक जो साइट हमें मिला, जो रिमेन्स मिला है, उनका एज इतना हो सकता है, ठीक है। सो इट रेफर्स टू द नंबर ऑफ द ट्री रिंग्स इन द वुड। बाय काउंटिंग द नंबर ऑफ रिंग्स इन द वुड द डेट ऑफ वुड इज अराइव्ड एट, ठीक है। सो ये 2 स्पेसिफिक मेथड्स हैं, और भी बहुत सारे मेथड्स हैं जिनका हम यूज़ करके जो पर्टिकुलर एज है जो हमें रिमेन्स मिला है उसका निकालते हैं। बट यहाँ पर इतना रेलेवेंट नहीं है, ये भी यहाँ पर जस्ट आपका एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए बताया है कि ऐसे डेटिंग टेक्निक्स को यूज़ करके ही जो पूरा क्लासिफिकेशन है हमारा प्री हिस्टोरिक पीरियड का किया गया है, ठीक है। सो क्लियर यहाँ तक। सो अब हम देख लेते हैं पैलियोलिथिक पीरियड। पैलियो का मतलब ओल्ड, लिथिक का मीन्स स्टोन, सो ओल्ड स्टोन एज। अब
हम कोई भी आगे डिस्कस करेंगे, कोई भी पीरियड, क्लासिफिकेशन ऑफ प्री हिस्टोरिक पीरियड, पैलियोलिथिक हो गया, मेसोलिथिक और नियोलिथिक, वहाँ पर हमें कुछ चीज़ें, एक हम पैटर्न सेट कर लेंगे कि ये चीज़ें हमें वहाँ पर पढ़नी है। जैसे वहाँ फॉर एग्जांपल हम देखेंगे कि उनका लोकेशन कहाँ पर है, ठीक है, वो लोग कहाँ पर रहते थे, उनका हैबिटेशन क्या है, उसके बाद फूड, ठीक है, फूड का सोर्सेस क्या है, उसके बाद सोसाइटी, मतलब वो लोग कैसे वहाँ पर रहते थे, उसके बाद उनका कल्चर, ठीक है, कि वो मतलब अगर वहाँ पर बॉन्ड कैसे डेवलप होता था सोसाइटी में, ठीक है, उनका कल्चर कैसे था, वो चीज़ें। और अगर वो स्टोन टूल्स यूज़ करते हैं तो टाइप्स ऑफ स्टोन टूल्स, ठीक है, एंड देयर यूजेस। सो ये सब चीज़ें हम इस पैटर्न में स्टडी करेंगे हर एक फेज के बारे में। यहाँ पर तो पैलियोलिथिक के बारे में दिया है, आगे हम मेसोलिथिक के बारे में एंड नियोलिथिक के बारे में। जब ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे तो यहाँ से हमें एक बेसिक क्लैरिटी जो है वो आ जाएगा कि हाँ, पैलियोलिथिक पीरियड में ये सारी चीज़ें और ये सारी एक्टिविटीज़ होती थी। और इसके बाद जब हम मैप में जाएंगे, स्पेसिफिक साइट्स देखेंगे कि पैलियोलिथिक साइट्स कौन सी है, तो अब हमारा अगर एग्जाम पर्सपेक्टिव से देखें तो ज़्यादा चांसेस क्या आने के होते हैं, प्री हिस्टोरिक साइट, जैसे बोल दिया जाएगा कि फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग साइट्स दे दिया जाएगा कि कौन सा पैलियोलिथिक साइट्स है, ठीक है। तो अगर आप ऐसे ही मगअप करना है कि एक मैप ले लिया, वहाँ पर आपको दे दिया कि पैलियोलिथिक साइट्स है, मेसोलिथिक साइट्स है, नियोलिथिक साइट्स है, तो वो आपके लिए डिफ़िकल्ट हो जाएगा, क्योंकि इतना सारे साइट्स को कैसे याद रख सकते हैं। बट अगर आप पहले समझ करके पैलियोलिथिक साइट्स, जो पैलियोलिथिक जो पीरियड है वहाँ पर क्या क्या डेवलपमेंट्स हुआ है, और वो जो साइट्स भी हम आगे डिस्कस करते हैं वहाँ पर क्या क्या डेवलपमेंट हुआ है, तो उसके साथ आपको आई डोंट थिंक सो कि आपको ज़्यादा एफर्ट्स लगाने की ज़रूरत है। आपको तो मतलब एक दो बार ये स्लाइड्स देखने पर ही आप यू कैन असेस दैट कि क्या वहाँ पर इम्पोर्टेंट है। सो लेट्स सी दैट लोकेशन, ठीक है, लोकेशंस, these sites are generally located near the water sources। पैलियोलिथिक पीरियड में हमने देखा है, पहले भी हम डिस्कस भी किया है कि यहाँ पर जो लोकेशन चूज किया गया था पैलियोलिथिक पीरियड में, दैट वाज नियर द वाटर सोर्सेस, ठीक है, रिवर वैलीज। वो हम आगे अगर मैप में देखेंगे तो आपको क्लियरली पता चल जाएगा, ठीक है। वेयर दे लिव्ड इन रॉक शेल्टर्स, केव्स, रेयरली इन द हट्स मेड ऑफ द लीव्स। मतलब उनका जो बेसिक और नेचुरल शेल्टर क्या रहा है कि वो जो केव शेल्टर था वही उनका एक जो एक रहने का जो पर्पस है उसको पूरा किया है, ठीक है। देन इकोनॉमिक एक्टिविटी, अब अर्ली फेज में इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होगा, कुछ बिजनेसमैन तो होंगे नहीं वो, ठीक है, तो उनका बेसिक एक्टिविटी क्या है, हंटर गैदरिंग, ठीक है। तो यहाँ पर फूड क्या होगा उनका, वही एनिमल को हंट करना, हंटिंग में हो गया। गैदरिंग में क्या होगा, जो भी वहाँ पर अगर वो जंगल में ही रह रहे हैं, वहाँ पर हमने देखा कि केव शेल्टर्स भी जो नियर द रिवर वैलीज है, ठीक है, वहाँ पर जो भी प्लांट बेस्ड फूड है वो उसको गैदर करते हैं, ट्यूबर्स हो गया, रूट्स हो गया, वो गैदर करके अपना फूड के तौर पे यूज़ करते हैं। देन टूल्स का बात करेंगे तो स्टोन टूल्स, मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि इन जो प्री हिस्टोरिक पीरियड है वहाँ पर किंग कौन है, स्टोन टूल्स। इसी की वजह से हमारा जो भी इंफॉर्मेशन है वो यहाँ पर बिल्डअप हुआ है, ठीक है। स्टोन टूल्स, ना स्टोन टूल्स में भी हमें डिफरेंट वेरिएंट्स मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद हैंड साइज एक्सेस, जो मतलब छोटा छोटा पेबल्स है, ठीक है, वो भी हमें मिलता है। उनका हम यूजेस भी डिफरेंट होता होगा, वो भी डिस्कस करते हैं आगे, ठीक है। देन सोसाइटी कैसे है वहाँ पर तो जो सोसाइटी के बारे में जो हमें पता चलता है, वहाँ पर जो पेंटिंग्स हो रखा है ना, तो वहाँ से हमें पता चलता है कि जो अगर बिगर एनिमल को हैंड करने जाना है तो वो ग्रुप में जाते थे, ठीक है। वो भीमबेटका एक पैलियोलिथिक साइट है वहाँ पर एमपी में, वहाँ पर एक ऐसे पेंटिंग हमें देखने को मिला है कि कुछ लोग ग्रुप में जाकर उनके हाथ में एरोज है ऐसे, तो वो एक एनिमल को ड्रॉ किया है, या 4-5 लोग हैं उसको जाकर हंट करने के लिए जा रहे हैं। तो वहीं पर हमें समझ में आ जाता है ग्रुप हंटिंग भी होता था वहाँ पर, वो भी एक एज ए सोसाइटी का डेवलपमेंट के रूप में हमें एक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, ठीक है। देन लैंग्वेज, वी हैव लिटिल नॉलेज अबाउट द लैंग्वेज एंड देयर कम्युनिकेशन। अब हमारे पास तो कुछ रिटन रिकॉर्ड्स ही नहीं है वहाँ पर, ठीक है। प्री हिस्टोरिक पीरियड के बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया। तो या वो लैंग्वेज कोई बोलते थे या किस लैंग्वेज में बात करते थे, वो हमें उसके बारे में कुछ भी साउंड इन्फॉर्मेशन नहीं है, हमारे पास कुछ प्रॉपर एविडेंसेस भी नहीं है उसके रिगार्डिंग। सो वी कांट से दैट कि उनके बीच में जो कम्युनिकेशन होता होगा वो कैसे होता होगा, ठीक है। देन आर्ट तो मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिया है कि रॉक पेंटिंग्स, ठीक है,
वो हो गया। देन जो स्टोन टूल्स बनाना, दैट इज ऑल्सो फॉर्म ऑफ आर्ट, ठीक है। तो वो चीज़ हमें यहाँ कहाँ पर मिलता है, देखने को मिलता है वेरियस प्री हिस्टोरिक साइट और वेरियस पैलोलिथिक साइट्स, जो हम आगे डिस्कस भी करेंगे। यहाँ पर भी आप देख सकते हो वेरियस स्टोन टूल्स, ठीक है। देन दिस इज द इम्पॉर्टेंट थिंग यू नीड टू रिमेंबर। तो रिमेंबर कैसे करना है, ठीक है। गो टू द मैप फर्स्ट। देखो जो हमने भीमबेद का देखा, भीमबेद का याद रखने की मतलब ये तो नेचुरली आपके माइंड में आना चाहिए। भीमबेद का देखिए यहाँ पर इट इज़ द पैलोलिथिक साइट, यहाँ पर मेसोलिथिक साइट्स का भी कुछ रिमेन्स मिला है, ठीक है। तो नियोलिथिक साइट का भी कुछ रिमेन्स मिला है, तो मेजरली हमें ये पैलोलिथिक साइट का ही रिमेन्स ज़्यादा यहाँ पर मिला है, ठीक है। देन हंसगी, करनूल केव्स, दीज आर द इम्पॉर्टेंट पैलोलिथिक साइट्स। और यहाँ पर आप साइट्स देखो, जो भी साइट्स है आप देख सकते हो नियर बाय द रिवर साइड। यहाँ पर नर्मदा रिवर, गंगेज रिवर, देन इंडस रिवर। यहाँ पर तो हम आगे देखेंगे IVC पूरा का पूरा सिविलाइजेशन डेवलप हुआ है वहाँ पर। देन यहाँ पर कावेरी रिवर, महानदी रिवर। तो जो हमने वहाँ पर फर्स्ट स्लाइड में देखा है कि लोकेशन कहाँ पर है, नियर द वाटर सोर्सेस, तो ये मैप से भी यहाँ पर रिफ्लेक्ट होता है कि जो भी साइट्स अभी हमने देखा है दे आर नियर बाय द रिवर वैलीज और रिवर साइट्स, ठीक है। देन अदर फेमस साइट्स हम देख लेते हैं यहाँ पर, सोन वैली एंड द पोर्टवर प्लेट्यू। आपका यहाँ पर मैप में नहीं दिया बट यहाँ पर उसका लोकेशन होगा, ठीक है, यहाँ पर पाकिस्तान में। यहाँ पर हमें काफ़ी सारा पैलोलिथिक पीरियड का रिमेन्स मिला है। देन शिवालिक हिल्स इन द नॉर्थ इंडिया, यू कैन सी हियर शिवालिक हिल्स, ठीक है। भीमबेदका इन MP, दिस इज अ फेमस मोस्ट फेमस एंड द इम्पॉर्टेंट साइट एज वेल। देन आदमगढ़ इन द नर्मदा वैली, ठीक है। करनूल इन द आंध्र प्रदेश एंड अतिरमपक्कम नियर द चेन्नई। दीज आर सम इम्पॉर्टेंट साइट्स जो आपको मतलब मगअप करने की जरूरत नहीं है, जस्ट टेक अ लुक कि हाँ ये साइट्स है प्री हिस्टोरिक पैलोलिथिक पीरियड का साइट्स है। जस्ट इन सभी जो साइट्स है इनको मैप में पिन पॉइंट जरूर कर लेना, क्योंकि आप जब इन साइट्स को मैप पे आप एक बार पिन पॉइंट करोगे तो वहाँ पर आपको थोड़ा सा इंटीग्रेट करने के लिए भी काम आएगा और ज़्यादा टाइम तक आपको इसको याद भी रख सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा पैलोलिथिक पीरियड के बारे में। ऐसे ही जैसे हमने पैलोलिथिक पीरियड कवर किया है, नाउ वी आर गोइंग टू कवर मीजोलिथिक। मीजोलिथिक में भी हम साइट्स का लोकेशन देखेंगे, सोसाइटी देखेंगे, उनका फूड हैबिट्स देखेंगे, ठीक है। फिर हम देखेंगे इंपॉर्टेंट मीजोलिथिक साइट्स, ठीक है। मीजोलिथिक इज अ ट्रांजिशनल फेज, ये एक ट्रांजिशनल फेज के जैसे है बिटवीन द पैलोलिथिक एंड द मीजोलिथिक, नियोलिथिक सर, बिटवीन द पैलोलिथिक एंड द मीजोलिथिक। एंड यहाँ पर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या है जो हमने वहाँ पर देखा है पैलोलिथिक फेज में, हंटर गैदरिंग कंटिन्यूड। देन यहाँ पर जो है हमने पैलोलिथिक पीरियड में डिस्कस किया है कि वहाँ पर ग्रुप हंटिंग होता था फॉर टू हंट द बिगर एनिमल्स। तो यहाँ पर एक ट्रांजिशन फेज में यहाँ पर नया चीज़ क्या डेवलप हुआ है कि यहाँ पर स्मॉल एनिमल हंटिंग भी होने लग गया, ठीक है। और साथ साथ फिशिंग भी स्टार्ट हो गया। देन डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, हॉर्टिकल्चर, प्रिमिटिव कल्टीवेशन, ये सब चीज़ें भी डेवलप हमें यहाँ पर डेवलपमेंट्स देखने को मिलता है। देन लिव्ड इन, मतलब उनका लोकेशंस कहाँ पर था, ठीक है, वो यहाँ पर देख लेते हैं। दे बिगेन अ टेंडेंसी टू सेटल फॉर अ लॉन्गर पीरियड इन एरिया। यहाँ पर हम देख रहे हैं प्रिमिटिव कल्टीवेशन स्टार्ट हो गया, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल स्टार्ट हो गया। अब प्रिमिटिव कल्टीवेशन आपको एक टाइम पीरियड के लिए वहाँ पर जब आप कोई चीज़ ग्रो करते हो तो उस क्रॉप कोई भी ग्रो करते हो तो कुछ टाइम पीरियड के लिए आपको उसको टेक केयर करने के लिए वहाँ पर रुकना पड़ेगा। तो पहले जब आप पैलोलिथिक पीरियड में आप एक नोमैडिक लाइफ लीड कर रहे थे कि आपके पास कल्टीवेशन कुछ नहीं है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि आपने कोई क्रॉप ग्रो किया है उसको उसका टेक केयर करने के लिए आपको वहाँ पर रुकना है। तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर आपके ऊपर बाउंडेशन है कि अगर आप क्रॉप ग्रो किया है तो उसका पूरा ख्याल रखने के लिए कि टाइम टाइम पे इरिगेशन वीड आउट करने के लिए वहाँ पर रहना पड़ेगा। तो लॉन्गर पीरियड के लिए एक ही जगह पर रहना स्टार्ट कर दिया। इससे क्या हुआ, सीडेंट्री लाइफ, सेटल्ड लाइफ का एक जो पैटर्न है वो डेवलप होना स्टार्ट होगा, जो कि नियोलिथिक एज में जब हम पढ़ेंगे नियोलिथिक पीरियड में पूरा अच्छे से डेवलप हो गया कि एक विलेजेस जो है वो बनना स्टार्ट हो गया। तो वो कहाँ से हुआ, जो नियोलिथिक पीरियड में जो विलेजेस हम देखेंगे वो बनना कहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ पर मीजोलिथिक में, जहाँ पर हमारे पास प्रिमिटिव कल्टीवेशन स्टार्ट हुआ है। प्रिमिटिव कल्टीवेशन की वजह से सीडेंट्री लाइफ, मतलब एक ही जगह पर लंबा टाइम तक रुकने का जो टेंडेंसी है वो स्टार्ट हो गया,
ठीक है। तो उसके साथ साथ हमने देखा एनिमल डोमेस्टिकेशन भी स्टार्ट हुआ है, लाइव स्टॉक रेयरिंग जो हम नियोलिथिक पीरियड में देखेंगे वहाँ पर वो डेवलपमेंट हुआ है। जो भी नियोलिथिक का डेवलपमेंट्स है, एग्रीकल्चर, लाइव स्टॉक रेयरिंग, उनका जो इनिशिएशन है कहाँ से स्टार्ट हुआ है, फ्रॉम द मीसोलिथिक पीरियड। ठीक है, इसलिए इसको ट्रांजिशन एज बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो है जो डेवलपमेंट्स है वो ग्रेजुअली स्टार्ट होना शुरू हो गया है। ठीक है, कल्टीवेशन होना स्टार्ट हो गया है, डोमेस्टिकेशन होना स्टार्ट हो गया है, एक विलेजेस और सोसाइटी बनना स्टार्ट हो गया है। और वो पूरा कब हुआ है, जाकर नियोलिथिक एज में। ठीक है, वो चीज़। देन पेंटिंग्स एंड इनग्रेविंग्स फाउंड एट द रॉक शेल्टर्स। ठीक है, पैलियोलिथिक पीरियड में भी सेम चीज़ पड़ा, यहाँ पर भी सेम चीज़ है, रॉक पेंटिंग्स, इनग्रेविंग्स। यहाँ पर जो रॉक पेंटिंग्स है वो हमें क्या चीज़ बताता है, उनका लाइफस्टाइल, सोसाइटी, कल्चर कैसे है। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया भीमबेटका में एक पेंटिंग सीन से ही हमें पता चला है कि ग्रुप हंटिंग होता था। ठीक है, क्योंकि 4-5 पीपल विद द स्पेयर्स इन देयर हैंड दे आर चेजिंग द एनिमल्स। तो उससे पता चला है कि हाँ, उनमें एक बॉन्ड है। अगर 4-5 लोग मिलकर हंटिंग कर रहे हैं तो वो 4-5 लोग जानते हैं एक दूसरे को, फैमिली मेम्बर हो सकता है, फ्रेंड्स होता है, कुछ भी हो सकता है। दैट मीन्स एक सोसाइटल एलिमेंट है वहाँ पर। ठीक है, तो वही चीज़ मतलब जो पेंटिंग्स है एक बहुत ही साउंड सोर्स है हमारी इंफॉर्मेशन का रिगार्डिंग द प्री हिस्टोरिक पीरियड। ठीक है, देन टूल्स तो यहाँ पर कुछ हमें मेजर चेंज देखने को मिलता है। यहाँ पर जो टूल्स है दैट वर नोन एज माइक्रोलिथ्स। माइक्रोलिथ्स मतलब स्मॉल स्टोन टूल्स। यहाँ पर भी आप देख सकते हो, मतलब उनका जो साइज है वो कम होना स्टार्ट हो गया। अगर आप देखें पैलियोलिथिक में, अगर स्टोन ऐसी फॉर्म में है, इतना बड़ा मिल रहा है हमें, डिफरेंट शेप्स में मिल रहा है। ठीक है, तो मेसोलिथिक में जाकर क्या हो गया, उनका जो साइज है कंपैरेटिवली ये छोटा हो गया, ये भी छोटा हो गया। ठीक है, तो ये जो जहाँ पर डेवलपमेंट है जो हमें स्टोन्स में देखने को मिलता है, आप तो नॉर्मल लाइफ में भी देख सकते हो। पहले आप इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स देख लो। ठीक है, जब फ़ोन देखते थे पहले आपका काफ़ी बड़ा वाला मतलब आप फ़ोन देखते हो वो काफ़ी हैवी होता है वेट में। अभी जो नया फ़ोन्स आ रहा है, उनका नया वेरिएंट्स आ रहा है, वो काफ़ी लाइटर फॉर्म में आ रहा है। ठीक है, वो भी एक सेंस ऑफ डेवलपमेंट है जो शो करता है, और यहाँ पर भी यू कैन सी दैट। ठीक है, द चेंज इन द स्टोन टूल्स ऑल्सो रिफ्लेक्ट द डेवलपमेंट प्रोसीजर ड्यूरिंग द ट्रांजिशन फेज. Then belief occasionally burials of the dead along with the some microliths and shells seems to have been practiced. ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बरियल्स जो मिला है हमें, बरियल साइट्स है वहाँ पर, एक तो ग्रुप्स में भी मिला है। ठीक है, उससे पता चलता है कि शायद वो लोग एक ही फैमिली के होंगे। ठीक है, वहाँ पर एक ही ग्रेव में वो सारा फैमिलीज़ के जो लोगों को वहाँ पर दफनाते होंगे। उसके साथ साथ जो कुछ ग्रेव्स में उनके साथ साथ कुछ आर्टिफैक्ट्स भी मिला है। यहाँ पर अगर आप इमेज में ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर जो स्केलेटन है इसका आप देखोगे कुछ बीड्स का कुछ माला सा पहन रखा है। तो इससे भी पता चलता है कि हाँ, मतलब ये लोगों का कुछ फैशन से रिलेटेड भी चीज़ें कुछ होगा। जैसे ये नेकलेस पहन रखा है, ठीक है, उसको बीड्स को लेकर बनाते होंगे। ठीक है, तो वो एस्पेक्ट भी क्लियर होता है। उसके साथ साथ कुछ आर्टिफैक्ट्स और पोट्री भी यहाँ पर मिला है, पोट्री का शेल्स मिला है। तो वो भी एक चीज़ हमें देखने को मिलता है। ठीक है, कि पोट्री भी ये लोग यूज़ करते हैं। हो सकता है डेकोरेटिव पर्पस हो सकता है, जो स्टोरेज करने के लिए हो सकता है। ठीक है, वो चीज़ भी है। देन ये तो हमने देख लिया मीसोलिथिक पीरियड के बारे में क्या क्या इंपॉर्टेंट है। देन अब नेक्स्ट हम चलते हैं मीसोलिथिक साइट्स के ऊपर, इंपॉर्टेंट मीसोलिथिक साइट्स। सो Mesolithic remains are found in the Langaj in the Gujarat. This is the most important site in the Mesolithic period. Then आदमगढ़ तो हमने पैलियोलिथिक साइट भी देखा। अब कुछ साइट्स आप देखोगे कि वो पैलियोलिथिक पीरियड में भी है, मेसोलिथिक में भी है, और कुछ नियोलिथिक साइट्स में जो रिमेन्स मिला है वहाँ पर वो भी मिला हुआ है। ठीक है, तो इससे क्या पता चलता है कि कुछ साइट्स है जो वो तीनों ही जो फेसेस है उसको शो करता है, आपका पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक एंड द नियोलिथिक। ठीक है, सो इस मैप में आप इंपॉर्टेंट साइट्स, सारा का सारा साइट्स तो मगअप करने की ज़रूरत नहीं है। कुछ इंपॉर्टेंट साइट जैसे तिलवारा हो गया, ठीक है, भीमबेटका तो हम ऑलरेडी पैलियोलिथिक पीरियड में भी देख लिया है, आदमगढ़ भी देखा था वहाँ पर, देन पाटने देखा था। ठीक है, पाटने यहाँ पर है, देन रेनीगुंटा, ठीक है, तेनमलाई। तो अगर आप इसको मैप को ही 3-4 बार देखोगे, जब आप दोबारा रिवीजन करोगे इन चीज़ों का, तो कुछ ज़्यादा मगअप करने की ज़रूरत नहीं है। मैप लेकर वहाँ पर उनको पिन पॉइंट करोगे तो ऑटोमेटिकली आपके माइंड में वो स्टोर हो जाएगा। ठीक है, कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है,
और जो माइक्रोलिथ्स की बात कर रहे थे, यहाँ पर इस इमेज में भी देख सकते हो कि जो स्टोन टूल में जो वेरिएशंस आ रहा है, जो ग्रेजुअली इवॉल्वमेंट हो रहा है, वो आपको स्टोन टूल में कैसे रिफ्लेक्ट हो रहा है, ठीक है। दीज आर जस्ट एग्जाम्पल, सम एग्जाम्पल ऑफ द माइक्रोलिथिक टूल्स, ठीक है। सो ये तो हो गया हमारा मेसोलिथिक पीरियड के बारे में। नाउ वी आर गोइंग टू कवर न्यूलिथिक फेज। टाइम पीरियड तो आपको बता ही दिया, 6000 टू 4000 BC। सो इसको रेवोल्यूशन पीरियड भी बोलते हैं, न्यूलिथिक रेवोल्यूशन। रेवोल्यूशन क्यों बोलते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया है कि मेसोलिथिक में जो ग्रेजुअल डेवलपमेंट स्टार्ट होना था फुल स्केल पे कहाँ पर आया है, न्यूलिथिक फेज में। जैसे वहाँ पर प्रिमिटिव कल्टीवेशन, स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन, ठीक है, तो यहाँ पर वो अच्छे से डेवलप हुआ है, ठीक है। वहाँ पर जो सीडेंट्री लाइफ का एक फेज स्टार्ट हुआ है वो यहाँ पर आके न्यूलिथिक पीरियड में अच्छे से इवॉल्व हुआ है, ठीक है। विलेज सोसाइटी में फुल फ्लरिश फॉर्म में यहाँ पर देखने को मिलता है, ठीक है। तो इसीलिए इसको रेवोल्यूशनरी पीरियड भी बोला जाता है, प्री हिस्टोरिक पीरियड भी, ठीक है। सो इकोनॉमिक एक्टिविटी देख लेते हैं हम। इकोनॉमिक एक्टिविटी जितना डिस्कशन किया है उसी से पता चल जाता है। हम एग्रीकल्चर बार बार बोल रहे हैं, ठीक है। हम बोल रहे हैं कि विलेज सेटअप हो गया है, ठीक है। विलेज सेटअप हो गया तो दो विलेजेस के बीच में कुछ ट्रेड का भी हो सकता है सिनेरियो, है ना। तो वो चीज़ें यहाँ पर देख लेते हैं। द शिफ्ट टू प्रैक्टिस द एग्रीकल्चर एंड डोमेस्टिकेशन एनिमल फ्रॉम द हंटिंग एंड गैदरिंग। जो हंटिंग एंड गैदरिंग पैलियोलिथिक पीरियड में स्टार्ट किया था वो कहाँ तक पहुँच गया अभी, एग्रीकल्चर, सीडेंट्री लाइफ, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर हमें डेवलपमेंट्स देखने को मिल रहा है। तो इट बिकम्स नाउ सरप्लस इकोनॉमी। सरप्लस इकोनॉमी का क्या मतलब है कि आप जैसे एग्रीकल्चर कर रहे हैं, कुछ क्रॉप ग्रो कर रहे हैं, मान लो कुछ वीट उन्होंने ग्रो किया है, ग्रो करने के बाद अपना कंजम्पशन के बाद भी उनके पास कुछ अमाउंट जो है ना बच जाता है, उसको क्या करते हैं, स्टोर करके रख लेते हैं, ठीक है। दैट मीन्स उनके पास कुछ सरप्लस भी बचने लग गया और अब उस सरप्लस को स्टोर करने के लिए उनके पास क्या है, पोल्ट्री भी है। ये जहाँ पर आपको नेक्स्ट यहाँ स्लाइड में आप ये जो डिफरेंट वेरिएंट्स ऑफ पोल्ट्री मिला है, तो ये भी शो करता है कि जो उनके पास ग्रेन्स है, जो भी वो ग्रो कर रहे हैं, जो भी क्रॉप्स ग्रो कर रहे हैं, उनको स्टोर करने के लिए उनके पास चीज़ें भी है अभी, ठीक है। सो आप देख सकते हो कैसे डेवलपमेंट का जो प्रोसीजर है पैलियोलिथिक से स्टार्ट होकर न्यूलिथिक में पहुंच गया है। एंड द डोमेस्टिकेशन ऑफ शीप्स, गोट्स एंड कैटल वॉज वाइडली प्रेवलेंट। अब एग्रीकल्चर हो रहा है, हमने वहाँ पर मेसोलिथिक में ही देख लिया है कि वहाँ पर जो डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल स्टार्ट हो गया, तो यहाँ पर जो लाइव स्टॉक रेयरिंग है काफ़ी डेवलप हुआ है यहाँ पर न्यूलिथिक फेज में, ठीक है। तो मतलब उनका हैबिटेशन साइट्स क्या है, द कल्टिवेशन ऑफ प्लांट्स एंड डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स लेड टू द इमरजेंस ऑफ विलेज कम्युनिटीज़। ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू एंड द रीज़न भी बता दिए यहाँ पर कि क्या रीज़न था। वही क्रॉप पीरियड ज़्यादा लंबा होता है, उसको टेक केयर करने के लिए पूरा एक उनका इरिगेशन कैसे करना है, वीडिंग्स कैसे करना है, उन सब ध्यान रखने के लिए, उन सब चीज़ों का ध्यान रखने के लिए ही सीडेंट्री लाइफ स्टार्ट हुआ। सीडेंट्री लाइफ से ही विलेज कम्युनिटी डेवलप होना स्टार्ट हो गया। कल्चर, द कल्चर वही पेंटिंग्स, न्यूलिथिक साइट्स में भी हमें पेंटिंग्स मिला है। वहाँ पर हमने देखते हैं कि कहीं पेंटिंग साइट में वो एक आई थिंक लखुद्वार करके एक साइट है, वहाँ पर एक ह्यूमन स्टिक लाइक ह्यूमन फॉर्म में एक ऐसे हैंड टू हैंड करके कुछ मतलब मिला हुआ है हमें पेंटिंग्स। तो उससे पता चलता है कि शायद उनका कुछ ट्रेडिशनल डांस फॉर्म हो सकता है, ठीक है। वो ट्रेडिशनल डांस फॉर्म से हमें क्या पता चलता है, कुछ ना कुछ तो एंटरटेनमेंट के लिए इनका भी था, कुछ कल्चर इनका भी था जो हमें शायद हम इतना अवेयर नहीं है क्योंकि हमारे पास कुछ साउंड एविडेंसेस नहीं है, ठीक है, कुछ रिटर्न में रिकॉर्ड्स नहीं है हमारे पास, ठीक है। वो हमारा सबसे बड़ा लूप होल है यहाँ पर प्री हिस्टोरिक पीरियड में। और साथ ही साथ यहाँ पर हमारे पास पहले तो पैलियोलिथिक पीरियड में क्या है, हम अपना जो सीड को, अपने बॉडी को कवर करने के लिए दे आर यूजिंग द लीव्स। नाउ न्यूलिथिक फेज में क्या हो गया, यहाँ पर दे स्टार्टेड यूजिंग कॉटन एंड वूल। अब कॉटन एंड वूल बनाते हैं तो यहाँ पर जो व्हील है उसका यूज भी स्टार्ट होता है, ठीक है। नाउ टूल्स के बारे में बात कर ले। पैलियोलिथिक टूल हमने देखा था थोड़ा सा क्रूड फॉर्म में थे, बड़े बड़े थे, ठीक है। आज वही अगर हम मेसोलिथिक में गया, वहाँ पर हमने देखा माइक्रोलिथिक, उनका साइज था जो वो छोटा हो गया। वो हमें क्या इंडिकेट करता है कि हाँ डेवलपमेंट हो रहा है, ठीक है। अपनी नीड के हिसाब से जो अर्ली पीपल है वो स्टोन को और रिफाइन कर रहे हैं। और यहाँ पर न्यूलिथिक फेज में क्या हुआ है कि जो स्टोन टूल्स है वो पॉलिश्ड फॉर्म में आ गए,
ठीक है, बहुत ही ब्राइट, यहाँ पर आप देख सकते हो इस वाला पिक में बहुत ही ब्राइट फॉर्म में मिलता है, मतलब अच्छे से उनको पॉलिश किया है एक पर्टिकुलर यूज़ के लिए, ठीक है। और डिफरेंट वेरिएशन और वेरिएंट टाइप ऑफ टूल्स भी आप देख सकते हो। यहाँ पर हैमर्स है, ठीक है, सिक्कल है, सिक्कल मतलब क्रॉप्स को काटने में काम आएगा। और यहाँ पर ये देख डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ टूल्स है। और ये देख सकते हो आप जो पीसने के लिए यूज़ नहीं करते आप, पेस्टल, मोर्टर एंड पेस्टल। अभी तो ग्राइंडर्स है हमारे पास, ठीक है, तब तो नहीं था ये ग्राइंडर्स हमारे पास। तो ये जो मोर्टर और पेस्टल है ये भी शो करता है एक टाइप ऑफ डेवलपमेंट। कैसे, अब जो ग्रेन्स है, जैसे ये कुछ यहाँ पर ग्रेन्स रखा हुआ है, उसको पीस कर यूज़ करेंगे तो यहाँ पर एक फूड प्रोसेसिंग वाला कंसेप्ट भी आता है हमारे पास, कि ऐसे नहीं है कि जैसे पैलोलिथिक और मेसोलिथिक में जैसे फूड था उसको विदाउट एक अनदर फॉर्म में ट्रांसफॉर्म किए बिना ही हम खा रहे हैं। यहाँ पर क्या है कि कुछ ग्रेन्स को पीस कर उसको किसी और एज ए इंग्रेडिएंट यूज़ करना, वो सब चीज़ें भी स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो मतलब उनका जो डाइट है वो डाइवर्सिफाई होना स्टार्ट हो गया यहाँ पर, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हमें कहाँ से पता चलता है, जो स्टोन टूल्स ही मिला है। अभी तक हमने देखा इन तीनों फेजेस में स्टोन टूल्स तीनों फेजेस में हमें काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किया है, ठीक है। उन्हीं के बेसिस के ऊपर ही हम सारा डिस्कशन किया है। और स्टोन टूल्स के साथ साथ हमारा सप्लीमेंट्स क्या है, केव शेल्टर्स में जो रॉक पेंटिंग्स हुआ है, जो हमें रिमेन्स मिला है, बोन टूल्स मिला है, ठीक है, जो स्केलेटन्स मिला है, बरियल साइट्स मिला है। तो ये जो भी साइट्स और रिमेन्स मिला है ये पूरा सब मिलाकर जो हमारा प्री स्टोरी का इन्फॉर्मेशन है यहाँ पर बिल्डअप किया है, ठीक है। देन बिलीव्स कैसे, हमें ये कहाँ से पता चला, जैसे मैंने मेसोलिथिक में ही आपको दिखाया था, ठीक है। मेसोलिथिक में जब आप ग्रेव देखा तो एक ग्रेव में 2 लोगों का स्केलेटन देखने को मिलेगा और बीड्स भी कुछ माला पहना हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर नियोलिथिक में भी एक साइट में हमें एक स्केलेटन के साथ गॉट का स्केलेटन भी मिला है। तो इससे क्या पता चलता है कि शायद ये लोग ना मतलब ऐसे बिलीव करते होंगे कि एक लाइफ खत्म होने के बाद नेक्स्ट जाकर भी एक लाइफ है, ठीक है। तो उस नेक्स्ट लाइफ में फूड अवेलेबल हो चाहे नहीं हो क्या पता, तो उसको नेक्स्ट लाइफ में फूड प्रोवाइड करने के लिए गोट को भी उनके साथ ही बरी कर दिया था जो पर्सन का डेथ हो गया। तो वो जो एक हमें बरियल साइट पे ऐसे मिला है, तो हम उनको स्टडी करने के बाद हम ऐसे मतलब इन्फॉर्मेशन वहाँ से फच किया है कि शायद उनका जो बिलीफ सिस्टम है ऐसे होगा कि दे वर मतलब बिलीव्ड इन द लाइफ आफ्टर डेथ, ठीक है। सो ये हो गया हमारा नियोलिथिक पीरियड। जैसे हम पैलोलिथिक को स्टडी करते आ रहे हैं, मेसोलिथिक को स्टडी करते आ रहे हैं, ऐसे ही हमने नियोलिथिक को यहाँ पर स्टडी किया। यहाँ पर हम ज़्यादा टाइम इसलिए स्पेंड नहीं कर रहे हैं, आपको लग रहा होगा कि मैम फास्ट पढ़ाए जा रहे हैं, मतलब कुछ चीज़ें हैं जहाँ पर थोड़ा ना थोड़ा डिस्कशन चाहिए। तो इस यहाँ पर इतना टाइम इन्वेस्ट करने का रीज़न ये है कि यहाँ पर जो क्वेश्चंस है हमारा, जो पीटी के जो क्वेश्चंस है बहुत ही कम, एक क्वेश्चन वो भी बहुत रेयर आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। बट हम रिस्क नहीं लेना चाहते कि अगर हम कवर ही नहीं करें क्या पता हमें 1-2 क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, 2023 पीटी में। फिर अगर हमने नहीं कवर किया है तो अगर किसी और ने कवर किया है तो उसको तो एक्स्ट्रा मिल जाएगा ना। इसलिए कि हम कोई रिस्क नहीं लेना है कि अगर यहाँ से प्री हिस्टोरिक पीरियड्स में एक आधा क्वेश्चन भी आ रहा है तो 2-4 मार्क्स तो हम ले ही लेना, उसको भी क्यों छोड़ना है। तो इतना कुछ कॉम्प्लेक्स है नहीं प्री हिस्टोरिक पीरियड में, जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं मैंने सब आपको यहाँ पर बता दिया। यहाँ पर अगर कुछ क्वेश्चन बनने का चांस है तो वो क्वेश्चन कहाँ से बन सकता है, इंपॉर्टेंट साइट से, ठीक है। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट साइट्स कवर करना है हमने। पैलोलिथिक में मैंने आपको मैप में बता दिया साइट्स, मेसोलिथिक में साइट्स बता दिया, नियोलिथिक में हम अभी डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। नियोलिथिक इंपॉर्टेंट साइट्स, ठीक है, बुरजा होम हो गया, ठीक है, श्रीनगर हो गया, ठीक है, यहाँ पर आप नागपुर देख सकते हैं। देन साउथ में जो साइट्स है नागार्जुन कोंडा, कोडेकल, ठीक है, ब्रह्मगिरी, हेलूर, उटनूर, ठीक है, ये वाली साइड आप एक बार इनको थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट लगाकर, यहाँ पर तो मैप दिया ही है, जो आपके पास जो एटलस है वहाँ पर इन सबको प्लीज़ एक बार ज़रूर देखना और वहाँ पर उनको मार्क भी कर लेना कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स को। कुछ साइट हो सकता है ऐसे भी क्वेश्चन आ जाए आपको कि ये साइट्स को आप नॉर्थ टू साउथ अरेंज करो या साउथ टू नॉर्थ अरेंज करो। तो एक बार अगर आपने 1-2 बार कुछ साइट्स देखा है, अगर आपको ऐसे आ गया बुरजा होम आपने मार्क किया है, ठीक है, आपने अपना मैप पे मार्क के बुरजा होम आ गया, देन आपके पास आ गया नागार्जुन कोंडा, पियामपल्ली,
ठीक है, हेलोर। तो आप अवेयर है, आपको पता है ये साइड्स। अब नॉर्थ टू साउथ आ गया तो आपको पता है बुरदाम तो ऊपर कश्मीर में आना है, देन नागार्जुन कोंडा आंध्रा में है, ठीक है, हेलोर यहाँ पर कर्नाटका में है, देन जो प्यामपल्ली है यहाँ पर तमिलनाडु में है। अगर आपको ऐसी बेसिक इन्फॉर्मेशन भी है उससे तो आपका मतलब वो क्वेश्चन तो आसानी से बन जाएगा, ठीक है। तो देखा आपने, अगर टाइम इन्वेस्ट किया है, कैसे भी क्वेश्चन बन रहा है आपका पीटी में, यू आर एबल टू मार्क दैट क्वेश्चन करेक्टली विद 100% एक्यूरेसी, अगर आप यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से चीज़ों को याद रखते हो तो, ठीक है। दीज आर द इम्पॉर्टेंट साइट्स। देन यहाँ पर न्यूलिथिक रिमेन्स आर फाउंड फ्रॉम द कश्मीर वैली। यहाँ पर भी कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स के बारे में ही बताया है। कश्मीर वैली में तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, बुरज़ाहोम, श्रीनगर, ठीक है। देन चिरंद इन बिहार, बेलन वैली इन यूपी एंड सेवरल प्लेसेस ऑफ द डेक्कन के प्लेसेस तो यहाँ पर आप काफ़ी सारे देख सकते हो, एंड दीज आर द इम्पॉर्टेंट वन एज वेल, ठीक है। वहाँ पर आपका जब हड़प्पन सिविलाइजेशन जब आगे कुछ भी पढ़ते हैं एंशियंट पीरियड में, तो ये जो डेक्कन में जो प्लेसेस है, अगर आपको इनका लोकेशन याद है तो वो भी आपको काफ़ी हेल्प करेगा वहाँ पर चीज़ें समझने में, ठीक है। तो यहाँ पर जो एफर्ट लगाया गया है वो आगे आने वाले सेशंस में भी फ्रूटफुल रहेगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि अगर प्री हिस्टोरिक पीरियड आपको इम्पोर्टेंट नहीं लगता है तो आप स्किप कर दो, तो स्किप करना है तो अपने रिस्क पे करो, बाद में नहीं बोलना है कि हमारे क्वेश्चन आया तो हम कर नहीं पाए, ठीक है। आई डोंट रिकमेंड कि आपको स्किप करना चाहिए। यहाँ पर कुछ भी पढ़ोगे आगे जो भी हम सेशंस में लेंगे एंशिएंट हिस्ट्री में, आपको वहाँ पर वो साइट्स बिल्कुल हेल्प करेगा, क्योंकि आपको पूरा उसका ना बेसिक बैकग्राउंड पता रहेगा। जब बेसिक बैकग्राउंड पता है ना, चीज़ों को कैच करना बहुत आसान हो जाता है, ठीक है। और मतलब ब्लाइंडली मगअप करने की भी ज़रूरत नहीं है वहाँ पर, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा न्यूलिथिक फेज, ठीक है। देन चैल्कोलिथिक फेज। चैल्कोलिथिक में मैंने आपको पहले ही बता दिया, चैल्कोलिथिक में कॉपर प्लस स्टोन इन दोनों का यूज हुआ है, ठीक है। सो वो देख लेते हैं हम। द न्यूलिथिक पीरियड इज फॉलोड बाय द चैल्कोलिथिक वेयर द कॉपर एंड ब्रॉन्ज केम टू बी यूज्ड। ब्रॉन्ज एज और जो चैल्कोलिथिक फेज है ना, जो बहुत ओवरलैपिंग है, मतलब एक हम पर्टिकुलर पीरियड असाइन नहीं कर पाए इसको कि हाँ ये जो स्पेसिफिक पीरियड है जो चैल्कोलिथिक है और ये स्पेसिफिक पीरियड है जो ब्रॉन्ज एज है, ठीक है। बहुत सारा चैल्कोलिथिक साइट्स में हमें ब्रॉन्ज का इम्प्लीमेंट्स भी मिला है, ठीक है। तो उससे हम थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करना मतलब मुश्किल है कि हाँ ये पर्टिकुलर फेज है जो चैल्कोलिथिक है और ये पर्टिकुलर फेज है जो ब्रॉन्ज फेज है, इसीलिए थोड़ा सा हम दोनों को साथ में ही स्टडी कर लेते हैं, ठीक है। सो इन पीरियड में हमारे पास इम्पोर्टेंट जो पीरियड है वो कौन सा होगा, हमारा हड़प्पा सिविलाइजेशन, जो कि हम हमारा जो नेक्स्ट सेशन है उसमें डिस्कशन करेंगे उसके बारे में, ठीक है। तो वहाँ पर पहले 3 पीरियड में स्टोन टूल्स, पॉलिश स्टोन, मतलब स्टोन का वेरिएंट्स ही हम डिस्कस कर रहे हैं, चाहे छोटा हो गया, बड़ा हो गया, पॉलिश्ड हो गया, स्टोन का ही है। यहाँ पर सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है, मेटल जो कि कॉपर, उसका आर्टिफैक्ट्स हमें मिला है। जहाँ पर आप इमेज में भी देखोगे कॉपर से बने हुए कुछ इम्प्लीमेंट्स यहाँ पर आप देख सकते हो, ठीक है। पोट्री भी, कुछ यूटेंसिल्स भी देख सकते हैं, कुछ आइटम्स है जो कॉपर से बना हुआ है। तो यहाँ पर चैल्कोलिथिक पीरियड से हमारा जो मेटल एज है वो स्टार्ट होता है। तो हमारा आयरन एज कहाँ से स्टार्ट होगा, वैदिक पीरियड से। मैंने आपको ऑलरेडी फर्स्ट स्लाइड में ही वहाँ पर बता दिया था, ठीक है। द न्यू टेक्नोलॉजी ऑफ स्मेल्टिंग मेटल और एंड क्राफ्टिंग मेटल आर्टिफैक्ट्स केम टू नोन टू द अर्ली पीपल, ठीक है। अब स्मेल्टिंग और टेक्नोलॉजी तो आपको पता ही होगा कि जहाँ पर जो आयरन ओर है वहाँ पर उसको टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर पे मेल्ट करके जो भी वहाँ पर मेटल है उसको एक्सट्रैक्ट करना, जो भी इम्प्योरिटीज़ है उसको वहाँ से हटा देना, रिड्यूस कर देना, ठीक है। तो वो स्मेल्टिंग मेटल और टेक्नोलॉजी से वो मेटल एक्सट्रैक्ट करके यहाँ पर आर्टिफैक्ट्स बनाते थे, ठीक है। बट द यूज ऑफ स्टोन टूल वॉज नॉट गिवन अप। ऐसा भी नहीं है कि अब जब चैल्कोलिथिक पीरियड में एंटर हो गए हमारे पास हमारे पास मेटल आ गया तो हम स्टोन को भूल गए, नहीं। कुछ जगह पर अभी भी वी वर डिपेंडेंट ऑन द स्टोन टूल्स, ठीक है। हम उनको यूज करते थे, टोटली गिव अप नहीं किया है, ठीक है। सम माइक्रोलिथिक टूल्स कंटिन्यू टू बी एसेंशियल आइटम, जो छोटा छोटा स्टोन टूल्स था, ठीक है। माइक्रोलिथिक्स के बारे में बात किया आप, मतलब इतना जैसे अपने वो नीडल देखा होगा, नीडल शेप में भी माइक्रोलिथिक टूल्स मिला है हमें, ठीक है। शायद वो यहाँ पर चैल्कोलिथिक पीरियड में कपड़े सिलाई करने के लिए, स्टिच करने के लिए यूज़ करते होंगे, ठीक है। तो मतलब ये है यहाँ पर ओवरऑल पॉइंट क्या है कि जो टूल्स है, स्टोन टूल्स है, स्टिल दे आर देयर इन द चैल्कोलिथिक पीरियड, ठीक है। देन
पीपल बिगेन टू ट्रेवल फॉर द लॉन्गर डिस्टेंस टू obtain द मेटल ऑर्स। जब ये पीरियड है ही हमारा चैल्कोलिथिक पीरियड जो है ही मेटल के बारे में, कॉपर के बारे में। तो अब कॉपर को लाने के लिए, रॉ मटेरियल है हमारा कॉपर, उसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए तो हम डिफरेंट प्लेसेस पे तो जाएंगे ही ना, कहाँ पर हमें मिल रहा है, सो दैट वी कैन मेक आवर आर्टिफैक्ट्स। तो जब एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर जा रहे हैं हम स्पेसिफिकली रॉ मटेरियल के लिए, तो क्या होगा, ट्रेड नेटवर्क भी डेवलप होगा। जैसे हम सिल्क रूट की बात करते हैं, ठीक है, आगे डिस्कस भी करेंगे सिल्क रूट के बारे में। तो सिल्क रूट किस लिए फेमस था, मतलब उसको सिल्क रूट क्यों बोलते थे, क्योंकि वो सिल्क चाइना से मतलब ट्रांसपोर्ट होता है टू द अदर रीजन ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, तो इसलिए उसको सिल्क रूट बोलते हैं। तो मतलब एक देखो, एक चीज़ की वजह से, एक फाइबर जो सिल्क है उसकी वजह से एक पूरा का पूरा ट्रेड नेटवर्क डेवलप हुआ, और उसकी वजह से एक कल्चरल डेवलपमेंट भी देखने को मिलता है वहाँ पर हमें। तो इसलिए बोलते हैं, तो ये एक सिनेरियो, ग्लोबलाइजेशन वाला सिनेरियो हमें यहाँ पर देखने को मिलता है, ठीक है। आप यहाँ पर ऐसे कनेक्ट कर सकते हो। देन चैल्कोलिथिक कल्चर हैड ग्रोन इन द रिवर वैलीज। रिवर वैलीज के अराउंड हम अपना पैलोलिथिक पीरियड से ही देखते आ रहे हैं कि आइडियल लोकेशन उनके लिए क्या रहा है, रिवर वैलीज। रीजंस क्या है वहाँ पर रिवर वैलीज, क्योंकि वहाँ पर स्टोन टूल एज ए रॉ मटेरियल अवेलेबल है, ठीक है, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न। दूसरा, वो हंटिंग गैदरिंग करते थे, तो वहाँ पर एनिमल्स भी वहाँ पर अबंडेंस में मिलता है, ठीक है, तो वहाँ पर उनके लिए ईजी रहता है वो एनिमल्स को हंट करना, ठीक है। चैल्कोलिथिक पीरियड में भी आइडियल लोकेशन वॉज प्रेफर्ड अलॉन्ग द रिवर साइड ओनली, ठीक है। आसपास और कई रीजन्स में भी हमें प्लेन साइड रीजन्स में भी चैल्कोलिथिक साइड देखने को मिलेगा, बट मेजरली उनका प्रेफरेंस अगर देखा जाए तो कहाँ पर रहेगा, आपका रिवर साइड, ठीक है। देन इंपॉर्टेंट चैल्कोलिथिक साइट्स देख लेते हैं कौन कौन सा है। मेहरगढ़, ठीक है, देन गणेश्वर, आहार, कायथा, दलमाबाद, मस्की, संगनकलू, हेल्लोर, ब्रह्मगिरी, पिकलीहाल। तो कुछ साइट्स आप देख रहे हो ना, जो हमने मेसोलिथिक में देखा, न्यूलिथिक में देखा, वही साइड है, कुछ थोड़ा सा ज़्यादा एडिशंस हो गया। तो अगर आप इस सेशंस को ही, जो कुछ स्लाइड्स में जो कुछ मैप्स दिया है, 3-4 मैप दिया है, उन मैप्स को अपना एक स्लाइड में रख कर देख लेते हो, तो आई डोंट थिंक सो कि आपको कभी भी भूल पाएगा कि इन साइट्स का लोकेशन कहाँ पर है। पर्टिकुलरली ये याद रखना कि कौन सा साइट चैलोलिथिक है, मेसोलिथिक है, पहले उसमें मत जाना, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट साइट्स है, जैसे भीमबेटका ले लो, वी कांट से दैट कि इट इज पैलोलिथिक, वहाँ पर तो मेसोलिथिक रिमेन्स भी मिला है, ठीक है। तो ऐसे याद मत रखना, बट आप मैप से ये याद रखना कि उनका लोकेशन कहाँ पर है, ठीक है। जब ये लोकेशन याद रखेंगे तो ऑटोमेटिकली अगर इनसे कुछ क्वेश्चन बनता है, चैल्कोलिथिक, मेसोलिथिक या पैलोलिथिक के साइट के बारे में कुछ क्वेश्चन भी आता है, तो वो आप मैप्स में देखते ही, जैसे मेसोलिथिक का मैप देखोगे कि हाँ कुछ साइट्स है वहाँ पर, अभी देख लेते हैं यहाँ पर ये चीज़, भीमबेटका, आदमगढ़, ठीक है, ये सब चीज़ें आप देखोगे। अगर आप नेक्स्ट मैप पे जाते हो, सेम यहाँ पर आपको न्यूलिथिक में भीमबेटका तो नहीं आएगा, यहाँ पर मेहरगढ़, ठीक है, बुरदाहोम और कुछ साइट्स आ जाएगा। देन चैल्कोलिथिक में आपका न्यूलिथिक फेज की बहुत सारी साइट्स यहाँ पर दोबारा से रिपीट हो जाएगा। पिकलीहाल, हेल्लोर हो गया, दाइमाबाद हो गया, ठीक है, मस्की हो गया, ब्रह्मगिरी। सो ये सब चीज़ जो साइट्स है दोबारा रिपीट हो जाएगा। सो इसलिए जो भी आपका मैप्स दिया है यहाँ पर, उसको अगर आप रिवाइज कर लेते हो तो साइट्स के बारे में ब्लाइंडली बगअप करने की ज़रूरत नहीं है, वो आपको ऐसे ही माइंड में अच्छे स्ट्रांगली रिस्टोर हो जाएगा, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस सेशन। यहाँ पर हमने कवर क्या किया है, प्री हिस्टोरिक पीरियड। ज़्यादा हम उसका डिटेल में नहीं गए हैं, रीज़न भी मैंने आपको बता दिया कि ज़्यादा यहाँ पर टाइम इन्वेस्ट करके हमें रिटर्न्स उतना नहीं मिलेगा, बट हमने जितना भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो हमने कवर किया है, ठीक है। एग्जाम प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव या जितना चीज़ें आ सकता है हमने देखा है। सोसाइटीज़ उनका मतलब A to Z तक उनका जो भी चीज़ें हैं, स्टोन टूल से लेकर सोसाइटी हो गया, कल्चर हो गया, उनका हैबिटेशन साइट्स हो गया, रीज़न क्या है उनके पीछे वो भी हमने डिस्कस किया है। ऊपर से जो इम्पोर्टेंट साइट्स है उनका लोकेशन भी हमने देख लिया है। तो प्री हिस्टोरिक पीरियड में यही इंपॉर्टेंट है, बस इसी चीज़ को हमें बार बार रिवाइज करना है, ठीक है। अगर आप यही चीज़ें बार बार रिवाइज करते हो तो आई डोंट थिंक सो कि इसके बियॉन्ड कुछ भी मतलब आप मिस आउट करोगे, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस सेशन. So I hope you will keep revising the things so that you can remember for the longer period.
So we will meet in the next session. Thank you so much.